तो बच्चों आज हम लोग 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है सीएफटी का, उसके बारे में क्या कहना है। लाइगेंड स्ट्रॉन्ग कब बोला जाएगा? जब वो ज्यादा स्प्लिट करे। वीक कब बोला जाएगा? जब वो कम स्प्लिट करे। हमेशा लो एनर्जी स्टेबिलिटी, तो हमेशा प्रेफर किया जाएगा कम एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग प्रेफर की जाएगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाना चाहेगा, वो पेयर करना चाहेगा। पेयरिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग कम है, तो स्प्लिटिंग प्रेफर की जाएगी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा। तो डिफरेंस स्टार्ट होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कलर दिखाता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, फोटोन एब्जॉर्ब करता है, वो डीडी ट्रांजिशन के लिए करता है। इसीलिए स्प्लिटिंग पढ़ना इतना इंपॉर्टेंस है। डीडी ट्रांजिशन होगा, एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो जितना गैप है, जितना स्प्लिटिंग है, उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन डेल्टा नॉट कंपेयर वाले होते हैं। तुम देख लो, अभी तक सारे क्वेश्चन डेल्टा नॉट कंपेयर है। लैंग्वेज अलग अलग है, उस लैंग्वेज को डिकोड करना है। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके? स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पर। तो बच्चों आज हम लोग 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो आई होप सबने एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ ली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नहीं समझी तो इसका एक लेक्चर आ चुका है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीएफटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक से, क्योंकि सीएफटी एक एडवांस थ्योरी है। उतना ज्यादा 12th के सिलेबस में सीएफटी का रोल नहीं है, तो बहुत फिक्स बातें ही सीएफटी से क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है सीएफटी का, उसके बारे में क्या कहना है। तो आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले कुछ पोस्टुलेट से इनको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे वीबीटी में माना गया है कि मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन मेटल की खाली ऑर्बिटल में डोनेट करता है। मेटल की खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती है। सारी बातें वीबीटी की है, राइट? और उनमें ओवरलैपिंग होती है। सीएफटी ने बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट लिया। सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लाइगेंड का बॉन्ड पूरी तरह से कैसा माना गया? आयोनिक। यानी मेटल पॉजिटिव कैटायन है और लाइगेंड नेगेटिव एनायन है, और ये सारे के सारे पॉइंट चार्ज माने जाते हैं। लाइगेंड जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लुविस बेस होते हैं, तभी तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। तो लाइगेंड माने जाते हैं पॉइंट चार्ज। अगर एनायन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लाइगेंड है, तो उनको हम डाइपोल मानते हैं, पॉइंट डाइपोल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का पेयर। ओवरऑल लाइगेंड में तुम्हें इतना समझना है कि लाइगेंड जब मेटल के पास आएगा तो मेटल के अराउंड वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आयोनिक इंटरेक्शन का मतलब मेटल के अराउंड वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, जो हम बोलते हैं नॉर्मली इक्वल एनर्जी की होती है। अगर सिर्फ मेटल रहता फ्री स्टेट में तो इक्वल एनर्जी होती है, डीजेनरेसी रहती है, राइट? लेकिन जब लाइगेंड आएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो हो, ऐसा तो कंपलसरी है नहीं। तो हो सकता है कुछ डी ऑर्बिटल्स को अलग इंटरेक्शन मिले, कुछ डी ऑर्बिटल को अलग इंटरेक्शन मिले। इस वजह से लाइगेंड की फील्ड में असिमेट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल नहीं है, जो डीजेनरेसी है, जो इक्वालिटी इन एनर्जी, डीजेनरेसी का मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होना, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा रहेगी, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम रहेगी, एंड दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहां पे क्रिस्टल फील्ड, फील्ड वर्ड का मतलब ही इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बातें हो रही हैं, एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब डी ऑर्बिटल की एनर्जी में गैप आना, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल ना रह पाना। अब जो स्प्लिटिंग है वो किसकी वजह से हो रही है? लाइगेंड की वजह से। तो लाइगेंड पे तो डिपेंड करेगा ही। तो स्प्लिटिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ हम पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं। स्प्लिटिंग के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होती है सिमिलर कंडीशन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो पेयर्ड के पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। एंड ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, एनर्जी जितनी कम रहेगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी।
तो ओवरऑल हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम एनर्जी को कम कर सकते हैं, कैसे हम एनर्जी को कम कर सकते हैं। चलो देखो, तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड। दो ही फील्ड समझनी है। पहले मैं तुम्हें डी ऑर्बिटल के शेप समझाता हूं। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहती है, राइट, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। दूसरी ऑर्बिटल जो वाई और जेड एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे होती है, डबल डंबल, डी वाई जेड ऑर्बिटल। तीसरी ऑर्बिटल जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होती है, शेप सिमिलर, एंगल या ओरिएंटेशन अलग अलग एक्सिस के साथ, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। तो ये 3 डी ऑर्बिटल कहलाती है नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल क्योंकि ये एक्सिस के बीच में है। और 2 डी ऑर्बिटल अलग होती है, एक एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप कर जाती है, डबल डंबल, इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स टू माइनस वाई टू। और एक अलग ही शेप की, अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही शेप की डी ऑर्बिटल है, डोनट डंबल शेप, जहां पे एक डंबल है और एक्स वाई प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन की रिंग है। दिस इज कॉल्ड एज डी जेड स्क्वायर। इन 2 ऑर्बिटल को हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। तो डी की 5 ऑर्बिटल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल वो जो एक्सिस के ऊपर है, नॉन एक्सियल वो जो एक्सिस के बीच में है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, कितने लाइगेंड आ रहे हैं? 6 लाइगेंड। कितने एंगल पे आ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप यानी 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली डायरेक्शन लेट्स से जेड एक्सिस है, ये वाली डायरेक्शन लेट्स से एक्स एक्सिस है, ये वाली डायरेक्शन लेट्स से वाई एक्सिस है। 90 डिग्री पे आने का मतलब एक्सिस के अलोंग। तो जो भी लाइगेंड आ रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। लाइगेंड कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। लाइगेंड कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कैसे? निगेटिवली चार्ज्ड। तो ऐसे लाइगेंड जो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल के ज्यादा पास होंगे, राइट। अब सोच के देखो, जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है उसके ज्यादा पास होंगे, जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में उससे दूर ज्यादा होंगे, और एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है उनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, मिलेगा रिपल्शन, क्योंकि लाइगेंड भी निगेटिव, डी के इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव। लेकिन जिनके ज्यादा क्लोज हैं उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनको ज्यादा रिपल्शन, जिनसे दूर हैं उनको कम रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से डी की 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। सोच के देखो, रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी जिसको रिपल्शन कम है उसकी कम बढ़ेगी, जिसका रिपल्शन ज्यादा है उसकी ज्यादा बढ़ेगी। तो 3 डी ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगी, 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चली गई, हो गई डिजेनरेसी। 5 की एनर्जी इक्वल नहीं रही। यही मतलब है स्प्लिटिंग का, यही मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। तो देखो पहले यहां पे समझो, पहले 5 डी ऑर्बिटल सेम थी, रिपल्शन आया, 3 की एनर्जी कम बढ़ी, 2 की एनर्जी ज्यादा बढ़ी। जो गैप आया, इस गैप को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो एवरेज इंक्रीमेंट है, जो एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है उस एवरेज लाइन को बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। इन सब में जो एवरेज इंक्रीमेंट है, तो ओवरऑल एवरेज रूप में सबकी एनर्जी बढ़ रही है, इन ऑर्बिटल की ज्यादा, इनकी कम। इन 3 के सेट को बोलते हैं T2G, विच इज ट्रिपली डीजेनरेट। 3 है जिनकी एनर्जी इक्वल है, और इसको बोलते हैं EG। एक्सियल वाली ऊपर, नॉन एक्सियल वाली नीचे। एक्सियल वाली एनर्जी में ऊपर, नॉन एक्सियल वाली एनर्जी में नीचे। पहले स्प्लिटिंग समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल में जो लाइगेंड आ रहे हैं 109 डिग्री, लाइगेंड्स एक्सिस के बीच में आ रहे हैं।
आ रहे नहीं आ रहे? एक्सिस के बीच में आएंगे तो ज्यादा रिपल्शन किसको देंगे? उन ऑर्बिटल के ज्यादा पास होंगे जो नॉन एक्सियल है। तो टेट्राहेड्रल में बच्चों बस यही हमें सीएफटी में समझना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। टेट्राहेड्रल में हमें जो 3 ऑर्बिटल नॉन एक्सियल है वो ऊपर मिलती हैं, T2 सेट, जो 2 एक्सियल हैं वो नीचे मिलती हैं। अगेन एवरेज एनर्जी लाइन को बोलते हैं बेरी सेंटर। एवरेज एनर्जी लाइन यानी जो एवरेज इंक्रीमेंट हुआ उसको हम जीरो रेफरेंस मान लेते हैं, जीरो रेफरेंस मान लेते हैं। अगली बात, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 लाइगेंड आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 आ रहे हैं, ज्यादा लाइगेंड ज्यादा फील्ड, ज्यादा लाइगेंड ज्यादा फील्ड। तो अगर सेम लाइगेंड और मेटल के पेयर हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल कम होगी। क्यों? ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लाइगेंड्स आएंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा लाइगेंड आएंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे। जो रिलेशन है दैट इज 4/9 डेल नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। कैसे आया वो काम का नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि टेट्राहेड्रल में लाइगेंड कम आ रहे हैं। क्यों कम होगी? टेट्राहेड्रल में लाइगेंड कम आ रहे हैं। अब सीएफएससी की बात करते हैं। देखो मैं एक केस ले रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल D6 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल D6। ध्यान से समझना, ध्यान से। अलग अलग लाइगेंड अलग अलग इंटेंसिटी देगा फील्ड की, देगा ना? अलग अलग लाइगेंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड अलग अलग देगा। तो जो ज्यादा स्प्लिट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जिसके केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। यही बात हमने चोरी की थी वीबीटी में। चोरी की जो बात थी, यही बात हमने वीबीटी में चोरी की थी कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा स्प्लिट करता है, वो कार्बन नाइट्रोजन डोनर वाला होता है। और जो कम स्प्लिट करता है उनको बोलते हैं वीक फील्ड लाइगेंड, जिनमें स्प्लिटिंग कम होती है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में है। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो समझो। 6 में से पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? कम एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कम एनर्जी में जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करके क्यों झगड़ा बढ़ाए, क्यों एनर्जी बढ़ाए? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हंट्स रूल को फॉलो करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हंट्स रूल को फॉलो करेगा। यानी कि D1 to D3 ये हमारा बनेगा केएस फंडा नंबर 1। केएस फंडा नंबर 1, D1 D2 D3, इनका कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सेम रहता है। यही बात मैंने तुम्हें वीबीटी में समझाई थी कि पेयरिंग जरूरत के अकॉर्डिंग होती है। पेयरिंग की क्या यहां पे? नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है। दोनों केस में लेस एनर्जी मिलेगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, या तो वो ये वाली एनर्जी लेके ऊपर चला जाए या वो पेयरिंग करके नीचे रह जाए। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है स्प्लिटिंग से, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है स्प्लिटिंग से, तो ये डिसाइड करता है स्ट्रेंथ। लाइगेंड स्ट्रॉन्ग कब बोला जाएगा? जब वो ज्यादा स्प्लिट करे। वीक कब बोला जाएगा? जब वो कम स्प्लिट करे। हमेशा लो एनर्जी स्टेबिलिटी, तो हमेशा प्रेफर किया जाएगा कम एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग प्रेफर की जाएगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाना चाहेगा, वो पेयर करना चाहेगा। पेयरिंग ज्यादा है स्प्लिटिंग कम है तो स्प्लिटिंग प्रेफर की जाएगी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा। तो डिफरेंस स्टार्ट होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन से कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, वो पेयर करना चाहेगा या वो पेयर नहीं करना चाहेगा। तो फंडे में ही ऐड करते हैं
ऐसे ही तुम बच्चों D8, D9 और D10 के लिए ट्राई करके देखो। ऑक्टाहेड्रल केस में इनका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, पहले 3 और आखिरी 3। पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? अगेन सेम चीज, पेयरिंग एनर्जी कम है तो वो कम एनर्जी के साथ पेयर करना चाहेगा, कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, स्प्लिटिंग कम है तो पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा। छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? सोचो, अगेन सेम चीज, ऊपर जाने के बजाय उसके पास पेयरिंग करना आसान है। छठा इलेक्ट्रॉन यहां कहां जाएगा? अब चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पेयरिंग तो करनी पड़ेगी, खाली जगह सारी ऑक्यूपाई हो गई, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो नीचे रह के पेयरिंग करना ज्यादा बेटर है, नीचे रह के पेयरिंग करना ज्यादा बेटर है। सेवंथ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नीचे भर चुका है, ऊपर जाना पड़ेगा, सेवंथ कहां जाएगा? नीचे रह के पेयरिंग करना। आठवां कहां जाएगा? सेम, D8 सेम, D9 सेम, D10 सेम, तो पहले 3 और आखिरी 3 सेम रहते हैं, पहले 3 और आखिरी 3 सेम रहते हैं। क्लियर सबको ये बात? तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में आया 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में Eg0, और यहां पे आया 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 है T2G में, 4 पेयर्ड हो गए, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयरिंग होने या ना होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। Strong field D6 will not have any unpaired electron. Weak field D6 will have 4 unpaired electron. तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा आते हैं, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा आते हैं। अब देखो, बेरी सेंटर से 3 नीचे हैं, तो ये 3/5, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला सेट नीचे। 3/5 ऊपर का गैप रहता है, टोटल 5, नीचे 3, तो 3/5 ऊपर का गैप, 2/5 नीचे का गैप। बेरी सेंटर को 0 मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि 0 मान रहे हैं, 0, तो 0 से ऊपर पॉजिटिव, 0 से नीचे निगेटिव। सेम चीज, नीचे 2 है, टोटल 5, तो 2/5 ऊपर एवरेज से, और 3/5 नीचे। तो ये जो गैप है ये बदल जाता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा नॉट के अकॉर्डिंग आएगा, टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। देखो देखो, 0 एनर्जी से ऊपर वाला 3/5, 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर, नीचे वाला 2/5, 0.4 डेल्टा नॉट नीचे। कितने इलेक्ट्रॉन है 0.4 डेल्टा नॉट में? तो ये CFSE कैलकुलेट। कितने इलेक्ट्रॉन है 0.4 डेल्टा नॉट में? सर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कहां पे? -0.4 डेल्टा नॉट। कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर? एक भी नहीं है, 0। कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई? 1 2 3, एक पेयरिंग वाली एनर्जी यहां, एक यहां, एक यहां, कितनी पेयरिंग एनर्जी आ गई? 3। तो D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की CFSE आ गई इतनी, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की CFSE आ गई इतनी। यहां पे आते हैं वीक फील्ड में। वीक फील्ड में कितने नीचे हैं? 4। नीचे वाले 0.4 डेल्टा नॉट। कितने ऊपर हैं? ऊपर कितने हैं? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन 0.6 डेल्टा नॉट। समझ पाए? नीचे वाले 0.4, ऊपर वाले 0.6 ऑक्टाहेड्रल के लिए। 3/5 2/5 याद रखो। पेयरिंग कितनी की हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की, एक पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग मतलब 2 का जोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, एक काउंट करेंगे, इनके पास एक एनर्जी होगी विच इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग में ये काउंट करना है कितने पेयर्स बने, पेयरिंग में ये काउंट करना है कितने पेयर्स बने, 1 2 3, तो 3 पेयरिंग, एक पेयर एक पेयरिंग। 16 12 ले देके -0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी। तो कभी कभी ये CFSE तुमसे कैलकुलेट करवा सकते हैं, कभी कभी तुमसे ये CFSE कैलकुलेट करा सकते हैं।
फिर आता है क्या क्या फैक्टर सीएफएससी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। अगर बच्चों लाइगेंड ज्यादा होंगे, सोचो, खुद ही सोचो, अभी देखा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, ज्यादा लाइगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी बात, लाइगेंड हो गया। दूसरी बात, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज मेटल ज्यादा खींचेगा लाइगेंड को, ज्यादा पास बुलाएगा। लाइगेंड को जितना अंदर बुलाएगा मेटल, उसके इलेक्ट्रॉन को उतनी दिक्कत होगी। सिंपल सा फंडा है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल चाहता है लाइगेंड आओ, इधर आओ, मिलो हमसे। लाइगेंड जितना पास आएगा, आसपास वो गड़बड़ करेगा, आसपास वो गड़बड़ करेगा, डेल्टा नॉट बढ़ेगा। मेटल का साइज बढ़ गया, लाइगेंड अंदर तक घुसता चला आएगा। मेटल का साइज बढ़ गया तो लाइगेंड अंदर तक घुसता चला आएगा, डेल्टा नॉट फिर से बढ़ेगा। नीचे वाले मेटल्स में स्प्लिटिंग ज्यादा, ऊपर वाले मेटल में स्प्लिटिंग कम। इसीलिए जनरली 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज में, ये हाई लेवल की बात है, नीट में काम की नहीं है, ज्यादातर लाइगेंड पावरफुल हो जाते हैं, जो ऊपर वीक है वो भी पावरफुल हो जाता है 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के लिए। थर्ड बात, लाइगेंड का नेचर। थर्ड बात, लाइगेंड का नेचर। इसके लिए बच्चों हम लोग समझते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोस्टली कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखो, ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे लाइगेंड को उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज किया गया है। जो भी आगे वाले लाइगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, फिनेंथ्रीन, बाइफिनाइल, इथाइलिन डाइमाइन, अमोनिया, एनसीएस, इन सब में डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और इनकी स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर। इन सब में डोनर एटम वीक है, ऑक्सीजन या हेलोजन। तो लाइगेंड के नेचर के अकॉर्डिंग भी स्पेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रेंथ या स्प्लिटिंग की स्ट्रेंथ चेंज होती है। तो हमें ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं रखनी है, ओवरऑल इतना तो याद कर लो कि कार्बन नाइट्रोजन अगर डोनर एटम है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या ऐसे याद कर लो, डोनर एटम अलोंग द पीरियड जाओगे तो स्ट्रेंथ घटेगी। कार्बन, कार्बन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम हेलोजन। तो अलोंग द पीरियड जब जाओगे, डोनर की स्ट्रेंथ घटेगी, डोनर की स्ट्रेंथ घटेगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट डेल्टा टी में रिलेशन 4/9, 4/9, डायरेक्ट याद रखना है 4/9। इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में डेल्टा नॉट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा? सब में मेटल सेम, पहले मेटल देख लो, लाइगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, सब में मेटल सेम, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, सबके सब 6 वाले हैं। अगर ये बात है तो फिर बचा स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा चाहिए साइनाइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पावरफुल कौन है? कार्बन। कार्बन की स्ट्रेंथ ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ ज्यादा है ऑक्सीजन से। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करेगा? साइनाइड वाला। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करेगा? साइनाइड वाला। जितना स्ट्रॉन्ग डेल्टा नॉट उतना ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग डेल्टा नॉट उतना ज्यादा। बस सिंपल से क्वेश्चन, बहुत सिंपल आते हैं। D6 कैटायन अभी अभी कराया है, लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब, लो स्पिन का मतलब क्या हुआ? पेयरिंग हुई ना, अकेला इलेक्ट्रॉन हाफ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, प्लस हाफ माइनस हाफ कट गया। आसान से याद रखो, स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर ज्यादा चला गया तो नीचे ही रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, वीक है तो ऊपर जा सकता है। लो स्पिन मतलब पेयरिंग, लो स्पिन का मतलब पेयरिंग ज्यादा हुई, क्योंकि पेयरिंग ज्यादा होगी तो स्पिन घटेगी, स्पिन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। पेयरिंग ज्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, पेयरिंग ज्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अभी पीछे कैलकुलेट किया था,
-12/5। पीछे अभी जस्ट कैलकुलेट किया, -2.4 डेल्टा नॉट 3p। नहीं याद आ रहा है? स्ट्रॉन्ग में गैप ज्यादा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके सब नीचे रह गए। कितने पेयर हुए? 3। उसी से आंसर मिल गया। वरना निकाल लो, वरना फाइंड कर लो। ये कितना होगा? 2/5 नीचे वाले ऑक्टाहेड्रल में 2/5 नीचे, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। ऑक्टाहेड्रल का गैप अलग, टेट्राहेड्रल का गैप अलग। ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर है? देखो, सिमेट्रिकली फील्ड, सिमेट्रिकली मतलब जितना T2G उतना EG, दो ही केस हैं। पांच इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में उतने EG में। दूसरा एक हाफ फिल्ड और एक फुल फिल्ड। तो या तो D10 या D5। D10 कैसा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, सिमेट्रिकली फील्ड होगा। चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सिमेट्रिकली होगा। D5 अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे रह जाएंगे, पेयरिंग करा देंगे भाई। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे रह जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये D5 कैसा होना चाहिए? वीक फील्ड। तो चलो देखते हैं। +3 D5 वीक फील्ड, +2 D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो सबका बना के देख लेना। जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक समझोगे कैसे। D6 वीक फील्ड, D6 D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड। नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग। कौन सा सिमेट्रिकली फील्ड है? ऑप्शन 1। सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन T2G में गए उतने ही इलेक्ट्रॉन EG में जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है, T2G में 3, EG में 2। T2G पूरा भरा, EG पूरा भरा, यानी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, दो ही पॉसिबिलिटी है। हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो। अब एक ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ध्यान से समझना। एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलेप्टिक का मतलब सारे लाइगेंड एक जैसे, मेटल सेम, 3 लाइगेंड है L1 L2 L3, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब है ग्रीन ब्लू रेड में। समझो, T2G EG, ये गैप है डेल्टा नॉट। कोई भी कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करता है। जरी नहीं D1 हो, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके समझा रहा हूं। डी में कितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। ये बाहर से एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और ये चला जाता है EG सेट में। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कलर दिखाता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, फोटोन एब्जॉर्ब करता है, वो डी ट्रांजिशन के लिए करता है। इसीलिए स्प्लिटिंग पढ़ना इतना इंपॉर्टेंस है। डी ट्रांजिशन होगा, एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो डायरेक्टली या इक्वली कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जितना गैप है, जितना स्प्लिटिंग है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन डेल्टा नॉट कंपेयर वाले होते हैं, तुम देख लो अभी तक सारे क्वेश्चन डेल्टा नॉट कंपेयर है। लैंग्वेज अलग अलग है, उस लैंग्वेज को डिकोड करना है। फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, यानी स्प्लिटिंग ज्यादा वेवलेंथ कम। यानी कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई बच्चों तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी। और उल्टा, अगर स्प्लिटिंग कम है तो वेवलेंथ ज्यादा। चलो फिर तो हो गया काम। विबग्योर, वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की। कहां एब्जॉर्ब कर रहा है? लाइगेंड 1 कर रहा है ग्रीन में, ये लाइगेंड 1। लाइगेंड 1 कहां पे कर रहा है? लाइगेंड 1 कर रहा है ग्रीन में। ग्रीन के बाद ब्लू, लाइगेंड ब्लू कर रहा है, लाइगेंड 2 कर रहा है ब्लू में, लाइगेंड 2 कर रहा है ब्लू में। ब्लू के बाद रेड, लाइगेंड 3 कर रहा है रेड में।
वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुई उसका ऑर्डर क्या है? लाइगेंड 2 कम कर रहा है, लाइगेंड 1 ज्यादा कर रहा है, लाइगेंड 3 सबसे ज्यादा। ये वेवलेंथ का ऑर्डर। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी स्प्लिटिंग है, उसका ऑर्डर क्या होगा? उल्टा। जो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम एनर्जी गैप में है, एनर्जी उसको कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो स्प्लिटिंग कम हो गई। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया सबसे ज्यादा L2, फिर L1, फिर L3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे वो एनर्जी ही पूछ रहे हैं, डेल्टा नॉट ही कंपेयर कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा नॉट नीट लेवल पे तुम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कंपेयर करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डेल्टा नॉट कंपेयर करोगे। तो डेल्टा नॉट ही कंपेयर कराएंगे, बस उनका स्टेटमेंट बताने का अलग अलग। देखो, लाइगेंड का नाम दिया है, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है। जिस लाइगेंड का डेल्टा नॉट ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। सब में वीकेस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन डोनर वीक होगा नाइट्रोजन डोनर से। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि तुम्हें पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, हमें रटने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो अगर जो लाइगेंड वीक है वो ज्यादा वेवलेंथ देगा, जो वीक है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। सबसे वीक है वाटर, वाटर सबसे ज्यादा, सबसे वीक है वाटर, वाटर सबसे ज्यादा। हो गया काम, आया समझ? चलो, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखें कितने लोगों ने पढ़ा, उनको समझ में आया। और कमेंट बॉक्स हमेशा तुम्हारे सजेशन के लिए वेलकम है। तुम बता सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो पहले मुझे ये वाला टॉपिक समझा दिया जाए। तो तुम्हें बच्चों वो टॉपिक का हम सीरीज लेके आ जाएंगे, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे, उस टॉपिक पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया हो, सबको सारी बातें क्लियर हो गई हो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी के सारे क्वेश्चन अब लगा पाओगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बहुत मन लगा के पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।